संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने पीओके पर अपनी नीति और नीयत बता दी, लेकिन विपक्ष को घेरते हुए अमित शाह ने जो हमले किए, उन्होंने फिर एक बार सवाल खड़े कर दिए कि क्या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पंडित जवाहरलाल नेहरू की गलती थी? क्या आर्टिकल 370 पंडित जवाहरलाल नेहरू की गलती थी? कश्मीर का विकास कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से रुका रहा और इसे लेकर संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने क्या क्या तर्क दिए और कैसे हुंकार भरी, इस पर देखिए ये खास रिपोर्ट। नेहरूवियन ब्लंडर। दो बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई। नेहरू के समय में जो ब्लंडर हुआ था, इसके कारण कश्मीर को भुगतना पड़ा। संसद में शाह की दहाड़, विपक्ष हुआ लाचार। दो बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, उनके लिए गए निर्णयों से हुई। आधा कश्मीर पीओके के अंदर, नेहरू का ब्लंडर। नेहरू के समय में जो ब्लंडर हुआ था, इसके कारण कश्मीर को भुगतना पड़ा। पीओके की बदलेगी तस्वीर, भारत में होगा सारे का सारा कश्मीर। यूएन के अंदर हमारे मसले को ले जाने की बहुत बड़ी गलती। शाह ने याद करवाई मिस्टेक, अब पीओके पर फाइनल टेक। पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया। पीओके से पाकिस्तान को कहा हट, नो इफ नो बट। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर आज भारत का हिस्सा। हुए बलिदान जहां मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। ये बीजेपी का चुनावी नारा नहीं, ये बीजेपी का संकल्प था। और पीओके हमारा है, हमारा था और हमारा ही रहेगा। ये देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से क्लियर कर दिया। देश की संसद में एक बार फिर कश्मीर पर गर्मा गर्म चर्चा हुई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ही राज्य से आने वाले ममता बनर्जी के सांसद ने इसे राजनीतिक नारा बताया। तब गृह मंत्री अमित शाह का कश्मीर प्रेम एक बार फिर देखने को मिला। दरअसल बहस के दौरान लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के सदस्य स्वागत रॉय ने कहा कि देश में एक निशान, एक प्रधान, एक संविधान, एक राजनीतिक नारा था। इस पर शाह ने आश्चर्य जताया कि एक देश में 2 प्रधानमंत्री, 2 संविधान और 2 ध्वज कैसे हो सकता है। उन्होंने रॉय की टिप्पणियों को आपत्तिजनक करार दिया। उनका जो स्लोगन, एक प्रधान, एक विधान, एक निशान, वो उनका स्लोगन था, वो पॉलिटिकल स्लोगन था। बहुत ऑब्जेक्शनल है। इस एक देश में एक निशान, एक प्रधान और एक संविधान, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मुझे लगता है दादा उम्र हो चुकी है। एक देश में 2 प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं? एक देश में 2 संविधान कैसे हो सकते हैं? एक देश के 2 झंडे कैसे हो सकते हैं? वो गलत है। जिन्होंने भी ये करा था, उन्होंने गलत किया था। नरेंद्र मोदी जी ने इसको सुधारने का काम किया। आपकी सहमति ना सहमति से क्या होता है? पूरा देश चाहता था। और ये चुनावी नारा नहीं है, हम 1950 से कह रहे थे, एक देश में एक निशान, एक विधान और एक प्रधान होना चाहिए, 2 नहीं चलेंगे। और हमने कर भी दिया। अमित शाह ने क्लियर कर दिया कि नहीं चलेंगे 2 विधान 2 प्रधान। देश में सिर्फ एक ही प्रधान होगा। पंडित नेहरू ने जम्मू कश्मीर के लिए जो ब्लंडर किए, उनको देश आज भुगत रहा है। शाह ने अधीर रंजन के सवाल पर जवाब भी दिया। पंडित नेहरू के लिखे पत्रों का जिक्र करके ऐसा दहाड़ा कि विपक्ष की धज्जियां ही उड़ा दी। नेहरूवियन ब्लंडर। नेहरू के समय में जो ब्लंडर हुआ था, इसके कारण कश्मीर को भुगतना पड़ा। मैं मान्यवर इस सदन में खड़ा रहकर आपके आसन के सामने जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि 2 बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई,
उनके लिए गए निर्णयों से हुई। इसके कारण सालों तक कश्मीर ने सहन करना पड़ा। एक सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। एक मान्यवर, एक ही गलती बताने से इतना तिल मिला गया। नहीं, मैंने हटा दिया। मैं तो सिर्फ नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ 2 ही बताना चाहता हूं। एक, पूरा कश्मीर जीते बगैर सीज फायर कर लिया, और दूसरा, यूएन के अंदर हमारे मसले को ले जाने की बहुत बड़ी गलती की। गृह मंत्री शाह ने कहा कि अगर संघर्ष विराम नहीं हुआ होता तो पीओके अस्तित्व में नहीं आता। अमित शाह ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में एक बार फिर पीएम बनेंगे और 26 तक जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का पूरी तरह खात्मा हो जाएगा। मान्यवर, मैं एक कोट अनकोट पढ़ना चाहता हूं। मैंने बहुत सावधानी से आपके द्वारा उठाए गए बिंदुओं को देखा। एक पत्र का हिस्सा है। मैंने बहुत सावधानी से आपके द्वारा उठाए गए बिंदुओं को देखा है, लेकिन मुझे डर है कि मेरे विचार आपके यूनाइटेड नेशन के अनुभव के बाद, मान्यवर, यूनाइटेड नेशन के अनुभव के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वहां से कुछ संतोषजनक नतीजे की उम्मीद नहीं की जा सकती। मुझे यह एक अच्छा फैसला लगा, इनटू ब्रैकेट सीज फायर। मुझे यह एक अच्छा फैसला लगा, लेकिन इस मसले को ठीक से नहीं निपटा गया। हम सीज फायर पर विचार करके कुछ बेहतर मार्ग निकाल सकते थे। मुझे लगता है कि भूतकाल में हमसे द्वारा की गई गलती है। इसमें आपत्ति है? नहीं कर सकते, स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। अब मुझे क्या कह रहे हो? नेहरू ने स्वयं कहा है। मैं रेफरेंस भी दे देता हूं। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, जवाहरलाल नेहरू कलेक्शन, JNSG 143 के अंदर स्वयं जवाहरलाल नेहरू का शेख अब्दुल्ला जी को लिखा हुआ पत्र के मेरी गलती थी। ब्लंडर से ऐसा है मान्यवर, मैं मान्य सदस्य को कहना चाहता हूं, मान्य सभ्यश्री को कहना चाहता हूं, खाली ब्लंडर से इतना नाराज है, हिमालयन बोलता तो इस्तीफा देकर जाते। अब जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने अमित शाह पर पलटवार किया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये सब सियासत है। आप उस वक्त जिंदा नहीं थे, आप उस समय पैदा नहीं हुए थे। उस समय क्या स्थिति थी वो आपको पता नहीं। आप उस वक्त जिंदा नहीं थे, आप पैदा नहीं हुए थे। उस वक्त क्या स्थिति थी आपको ये पता है? ये कहते हैं हम मुजफ्फराबाद क्यों नहीं गए। उस वक्त पुंछ और राजौरी को बचाने के लिए फौज को डाइवर्ट कर दिया गया कि पुंछ और राजौरी बच जाए। आज पुंछ और राजौरी आज भारत का हिस्सा है, उसी मेहरबानी से है, नहीं तो वो भी गया होता पाकिस्तान की। देखिए उस वक्त की जो स्थिति थी उसमें और कोई रास्ता था नहीं। आपको पीओके कैसे पाकिस्तान के पास गया, इसे समझने की जरूरत है। दरअसल पीओके की प्रॉब्लम जिम्मेदार कौन? जम्मू कश्मीर दुनिया का सबसे बड़ा अनसुलझा मुद्दा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंतिम महाराजा हरि सिंह स्वतंत्र रहना चाहते थे और उनकी इस बात को पाकिस्तान ने भांपकर 22 अक्टूबर 1947 को कबायलियों के नाम पर कश्मीर पर हमला कर दिया। इसके बाद 24 अक्टूबर को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत से सैनिक मदद मांगी। 25 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह श्रीनगर से जम्मू आ गए और 26 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय के कागजात पर दस्तखत कर दिए ताकि कश्मीर भारत का अंग बने। 27 अक्टूबर को तड़के भारतीय सेना ने कश्मीर में पलटवार शुरू किया और कुछ ही दिनों में भारतीय फौज ने ज्यादातर कबायलियों को कश्मीर से बाहर निकाल दिया। कुछ दिनों तक भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी लड़ाई हुई। 31 दिसंबर 1947 को नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र से अपील की कि पाकिस्तान के लुटेरों को भारत पर आक्रमण से रोका जाए। 1 जनवरी 1949 को यूएन ने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा कराई।
13 अगस्त 1948 को संयुक्त राष्ट्र ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया। 1 जनवरी 1949 को भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर लागू हुआ। उस समय तक भारतीय सेना ने पश्चिम में पुंछ और उत्तर में करगिल और द्रास से कबायलियों को पूरी तरह से खदेड़ दिया था, लेकिन इससे आगे का हिस्सा अभी पाकिस्तान के कब्जे में था और यही है पीओके, यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। युद्ध विराम के वक्त दोनों देश की फौज जहां पर थी वो इलाका उसी देश में चला गया। इसी पीओके की कहानी सदन में सुनाई गई। दरअसल परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में अब सीटों की संख्या बढ़कर 114 हो गई और पीओके के लिए 24 सीटों को रिजर्व किया गया, लेकिन ये सीटें खाली रखी जाती हैं क्योंकि पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा है और भारत सरकार ये मानती है कि हम हमारा पाकिस्तान द्वारा कब्जाया हिस्सा वापस लेकर रहेंगे और वहाँ की ये 24 सीटें तब तक रिजर्व हैं। कश्मीर मसले पर अमित शाह ने विपक्ष की हालत खराब कर दी। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य में परिसीमन के बाद विधानसभा सीटों का भी ऐलान किया। शाह ने कहा कि ये बिल 70 सालों से जिन पर अन्याय हुआ, अपमानित हुए और जिनकी अनदेखी की गई, उनको न्याय दिलाने का बिल है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पहले 107 सीटें हुआ करती थी, जो परिसीमन में बढ़कर 114 हो गई। शाह ने कहा कि हमारी सरकार ने 70 साल से दर दर की ठोकरें खाने वाले अपने ही भाई बहनों को न्याय दिलाने के लिए 2 सीटों का रिजर्वेशन दिया है ताकि उनको भी न्याय मिल सके। अगर इतनी फौज होकर भी हमारे फौजी जवान और अफसर मर रहे हैं, क्या वजह है? अगर सचमुच आतंकवाद खत्म हो गया है, बताइए कैसे मारे गए, कैसे आ रहे हैं? आज मैं तो नहीं हूं शासन में। कश्मीर की हालत पर भी फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह लोगों से झूठ बोल रहे हैं। कश्मीर का माहौल पहले से भी ज्यादा खराब कर दिया गया है। कितनी फौज है वहाँ, कितने बीएसएफ हैं, कितनी सीआरपीएफ हैं, कितनी सीआईएसएफ हैं, ये सब मेरे वक्त में नहीं थे। आज ये लोग हर घर के सामने खड़े हैं। क्या हुआ था कि 370 खत्म करना पड़ा? 45,000 लोगों की मृत्यु हुई है और मैं मानता हूं ये 45,000 लोगों की मृत्यु की जिम्मेदार ये धारा 370 थी जो नरेंद्र मोदी ने उखाड़ कर फेंक दिया। अब्दुल्ला साहब, आप जब मुख्यमंत्री पद छोड़े तब से लेकर मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब तक 19 तक जम्मू कश्मीर में थिएटर नहीं चलते थे। पूरे देश को मालूम ही नहीं है, जम्मू कश्मीर में थिएटर नहीं चलते थे। धारा 370 खत्म होने के बाद 2021 में जम्मू कश्मीर में पहला थिएटर शुरू हुआ। 30 साल के बाद क्या परिवर्तन हुआ है पूछते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये परिवर्तन हुआ है। श्रीनगर में एक मल्टीप्लेक्स बना, पुलवामा, शोपिया, बारामूला, हंदवाड़ा 4 नए थिएटर खुले, 100 से अधिक फिल्मों की शूटिंग शुरू हो गई। जो फारूक साहब ने अंतिम देखा होगा, बाद में नहीं देखा होगा किसी ने, अब शूटिंग शुरू हो गई है और लगभग 100 मूवी थिएटरों के लिए बैंक लोन के प्रस्ताव आज बैंक में पेंडिंग। ये मान्यवर इंडिकेटर है, थिएटर खोलने की स्थिति ही नहीं थी। क्यों बंद करने पड़े थे मुझे बताओ ना। ऐसा तो है नहीं कि जम्मू कश्मीर में कोई थिएटर पिक्चर देखना नहीं चाहता है, आराम से देखे जाते थे, मगर बंद करने पड़े थे। लेकिन फारूक अब्दुल्ला जो भी कहें, हकीकत तो ये है कि आज कश्मीर बदल चुका है। आज कश्मीर में अलगाववादी बड़ी बड़ी रैलियां नहीं करते, पत्थरबाज जुम्मे वाले दिन पुलिस और सेना पर पत्थर नहीं चलाते। आज कश्मीर में विकास की बहार है, कश्मीर टूरिस्ट से गुलजार है, कश्मीर की नई तस्वीर दिख रही है और बहुत जल्द पीओके के भारत में शामिल होने के बाद ये और भव्य तस्वीर दिखेगी। और अमित शाह ने ये पहली बार नहीं कहा, वो पहले भी कह चुके हैं कि पीओके हमारा है और उसे हम। भारत की आर्थिक तरक्की अपनी फुल स्पीड में चल रही है। दुनिया की तमाम आर्थिक रेटिंग एजेंसीज भारत की आर्थिक तरक्की के अनुमान को लगातार आगे बढ़ा रही हैं। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए ये वजह जरूर जाननी चाहिए। किसी देश की तरक्की के 3 पैमाने होते हैं। पहला आर्थिक स्थिति, दूसरा रोजगार के अवसर और तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन ये तीनों असल में आर्थिक स्थिति से ही जुड़े होते हैं। अगर देश की आर्थिक सेहत तंदुरुस्त रहती है तो देश में रोजगार के अवसर भी बनते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी सुधरता है
और आम लोगों के लिए जरूरी चीजों पर सरकारें जमकर खर्च भी कर सकती हैं। इसलिए हर देश की आर्थिक स्थिति बहुत मायने रखती है। आज नोमुरा रेटिंग एजेंसी ने अपने रिसर्च और आंकड़ों के आधार पर दावा किया कि भारत आर्थिक रूप से एशिया का राइजिंग स्टार रहेगा। दूसरी तरफ 27 नवंबर को स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग एजेंसी यानी कि S&P ने भारत की आर्थिक तरक्की को लेकर एक और रिपोर्ट पेश की। ये रिपोर्ट कहती है कि भारत की जीडीपी 2024 में 6.4% रफ्तार से आगे बढ़ेगी। इसी एजेंसी ने पहले भारत की वृद्धि दर को 6% माना, लेकिन महज 3 महीने के भीतर S&P ने अपना अनुमान बदल दिया। इस बदलाव की वजह भी S&P ने ही बताई है। S&P के मुताबिक पिछले 2 महीने यानी कि भारत के त्योहारी सीजन में जिस तरह बाजार में खरीदारी हुई, सरकार ने जिस तरह की आर्थिक नीतियां अपनाई, उसके कारण भारत का विकास दर अनुमान 0.4% तेज रहेगा और जो विकास दर 3 महीने पहले 6% आंकी गई थी, वो अब 6.4% रहेगा। मतलब बाजार में जिस तरह का कैश फ्लो रहा और सरकार ने जिस तरह की आर्थिक नीतियां अपनाई, वो S&P जैसी ग्लोबल एजेंसीज को बेहतर लगता है। जब S&P जैसी एजेंसीज किसी स्थिति को आर्थिक तौर पर बेहतर बताती है, तो उसके पीछे पूरा रिसर्च होता है। ऐसा नहीं है कि बस कुछ आंकड़े देखकर किसी देश के विकास दर का अनुमान लगा लिया जाता है। भारत जैसे देश के विकास दर का अनुमान लगाने के लिए S&P जैसी संस्था 5 स्टैंडर्ड या मानकों का अध्ययन करती है, जिसमें पहला होता है सरकार के कामकाज की क्वालिटी, गुणवत्ता, यानी सरकार आर्थिक विकास के लिए कितना बेहतर अप्रोच रखती है। दूसरा होता है देश की आर्थिक तरक्की का लचीलापन, यानी अर्थव्यवस्था कितने झटके सहने को तैयार है। तीसरा होता है पब्लिक फाइनेंस कंडीशन, यानी बैंकिंग और बाकी फाइनेंशियल संस्था कितनी बेहतर है। चौथा, विदेशी व्यापार में आपका देश कैसा प्रदर्शन कर रहा है। पांचवा होता है आर्थिक रूप से आपका वर्तमान और भविष्य कितना सुरक्षित है। इन 5 चीजों को मिलाकर एक रेटिंग एजेंसी देश के विकास दर का अनुमान लगाती है। जाहिर है कि इन 5 कैटेगरी में जो देश एकदम बेहतर नंबर लाएगा, रेटिंग एजेंसी उसी हिसाब से देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बताती है। इन सब के आकलन में किसी देश या संस्थान का दखल नहीं होता। कोई भी संस्था किसी देश की विकास दर का आकलन जो अर्थशास्त्र में किसी देश के 4 पिलर्स होते हैं उसके आधार पर करती है। इसमें पहला पिलर होता है सरकारी निवेश या सरकारी खर्च, जिसको गवर्नमेंट स्पेंडिंग कहते हैं। दूसरा होता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, तीसरा होता है प्राइवेट कंजम्पशन, चौथा होता है एक्सपोर्ट। ये 4 पिलर्स के आधार पर कुछ पैमाने लिए जाते हैं, जिसमें टैक्स कलेक्शन है, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है, परचेज मैनेजर्स इंडेक्स है, उस देश में मुद्रास्फीति की दर कितनी है, उस देश में मैन्युफैक्चरिंग किस रफ्तार से चल रही है, उस देश में कैपिटल फॉर्मेशन किस रफ्तार से हो रहा है, उस देश की आबादी किस रफ्तार से बढ़ रही है। इन कुछ पैमानों की एवरेजेस लेकर किसी भी देश की विकास दर का आकलन किया जाता है। यानी भारत रेटिंग एजेंसीज को 5 पैमानों पर एकदम बेहतर प्रदर्शन करता दिख रहा है। तभी दुनिया की तमाम जीडीपी रेटिंग एजेंसीज लगातार भारत के विकास दर के अनुमान को और बेहतर करती जा रही है। कोई भी इसे कम नहीं आंक रहा। ऐसा नहीं है कि किसी ने पहले 6% ग्रोथ का अंदाजा लगाया और फिर उसे घटाकर 5.5% कर दिया। सबके सब उसे बढ़ाकर अपडेट कर रहे हैं। ये तो रही आर्थिक सेहत पर रेटिंग एजेंसीज के अनुमान की बात, लेकिन दुनिया के तमाम अर्थशास्त्री भी भारत की आर्थिक तरक्की को लेकर कॉन्फिडेंट हैं। भारत की तरक्की की वजहों में से एक वजह जिस पर जोर दिया जा रहा है वो है सिविलाइजेशनल रीइंकार्नेशन। सिविलाइजेशनल रीइंकार्नेशन का मतलब है कि वो संस्कृति जो पुनर्जागृत हो रही है। भारत की तरक्की का सबसे बड़ा राज ये सिविलाइजेशनल रीइंकार्नेशन ही है। सिंधु घाटी सभ्यता के वक्त से भारत एक तरह से दुनिया में मानव सभ्यता का केंद्र रहा है। सिल्क रूट के जरिए मेसोपोटामिया के लोगों के साथ हमारे शानदार कारोबारी रिश्ते रहे, यानी उस वक्त भी हम दुनिया को एक परिवार के रूप में देखते थे और मौजूदा दौर में भी जिन देशों की तरफ कोई नहीं देखता, भारत उनके भी आवाज बन रहा है। जाहिर है कि जब आप बिना किसी लालच के किसी का साथ देंगे या उनकी आवाज उठाएंगे तो निश्चित तौर पर वो देश आपके लिए भी अपने संसाधनों को खोलेंगे। भारत किसी देश का दोहन करने के बजाय अपने आर्थिक शक्ति को बढ़ाने और उससे गरीब देशों की मदद करने वाला देश बन रहा है, जिसके कारण दुनिया के तमाम इन्वेस्टर भारत की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं।
दो तरीके के निवेशक होते हैं जो किसी भी देश में निवेश करते हैं। एक होते हैं जो खाली अपनी पूंजी लगा देते हैं वहां की किसी सिक्योरिटी में, वहां की गवर्नमेंट सिक्योरिटी में या किसी निजी सिक्योरिटी में, शेयर में या किसी फिक्स रिटर्न इन्वेस्टमेंट में। वो खाली पूंजी लगाकर और उसके बढ़ने का या उस पर रिटर्न आने का इंतजार करते हैं। दूसरे होते हैं जो वहां पर आके इंडस्ट्री लगाते हैं, जो बड़ा पैसा लगाते हैं और वहां से बिजनेस चलाना चाहते हैं। दोनों ही निवेशक इस बात को इंश्योर करते हैं कि वहां पर पहली बात तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, वहां पर आंतरिक सुरक्षा सुदृढ़ होनी चाहिए, उस देश की विकास दर अच्छी होनी चाहिए, उस देश में आगे ग्रो करने की क्षमता होनी चाहिए। ये कुछ पैमाने ऐसे हैं जिसको दोनों प्रकार के निवेशक किसी भी देश में पैसा लगाने से पहले अवश्य देखें। आर्थिक जानकार भारत की बढ़ते रफ्तार की दूसरी वजह अंडरडॉग मिलियनेयर को बताते हैं, यानी भारत में व्यापार ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार नहीं है। भारतीय बाजार अभी भी कई मायनों में आगे बढ़ने की उम्मीद दिखा रहे हैं। इस वजह से भारत के बाजार में जोखिम लेने की क्षमता ज्यादा है। बालाजी एस श्रीनिवासन के मुताबिक भारत की तरक्की का तीसरा फैक्टर है डिसेंट्रलाइज्ड डियास्पोरा, यानी भारतीय मूल के लोग दुनिया के हर क्षेत्र या देश में रहते हैं, जिनके जरिए भारत को दुनिया को अपना नजरिया बनाने में मदद मिलती है। जहां भी भारतीय मूल के लोग होते हैं वो हमारे देश के ब्रांड एम्बेसडर की तरह हैं। उनका व्यवहार, उनका टैलेंट दुनिया को दिखाता है कि भारत में कितनी प्रतिभा है। SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक ऐसी जगह है जो हर तरफ से इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करती है। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। बहुत से हिंदुस्तानी इंडस्ट्रियलिस्ट में पैसा लगाते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी SEZ में काफी आने की संभावना है, क्योंकि SEZ में काफी बेनिफिट होते हैं। कई तरह के टैक्स कंसेशन होते हैं, कुछ ड्यूटीज के रिलीफ मिलते हैं, साथ में SEZ में बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वहां अच्छी टैलेंटेड मैन पावर मिलती है, साथ में ओवरऑल वहां एटमॉस्फेयर होता है इंडस्ट्री का, सरकार हर तरह से मदद करती है। तो SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक बहुत बढ़िया तरीका है हिंदुस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन को, इकोनॉमी को तरक्की देने का। इसके साथ ही विदेशों में रहने वाले भारतीय लगातार भारत में पैसे भेजते हैं, जिससे हमारा फॉरेन रेमिटेंसेस लगातार बढ़ रहा है। अगर आंकड़ों की बात करें तो भारतीय मूल के लोगों ने 2018-19 में 76.4 बिलियन $US भारत में भेजा। 2019-20 में आंकड़ा बढ़कर 83.2 बिलियन $US हो गया। 2020-21 में और 21-22 में इसमें थोड़ी कमी आई, लेकिन 2022-23 में यह आंकड़ा 112.5 बिलियन $US तक जा पहुंचा। हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन जो विदेशों में सेटल्ड हैं, वो अपने परिवारों को रेमिटेंसेस भेजते हैं, रेगुलर बेसिस पे उनमें से बहुत पैसा भेजते हैं। वो पैसा हिंदुस्तान में इन्वेस्ट होता है, उससे गाड़ियां ली जाती हैं, घर बनाए जाते हैं, शादियों में खर्च होता है। जाहिर सी बात है हिंदुस्तानी इकोनॉमी को फायदा होता है। दूसरा, हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन विदेशों में बहुत कामयाब हैं, तो वो हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि उन्हें एक तो अपने देश से प्यार है, दूसरा हिंदुस्तान दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तीसरा वो अपने देश को समझते हैं। तो हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन जो विदेशों में सेटल्ड हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट इंडिया आती है, जो हमारी इकोनॉमी को फायदा देती है। चौथा फैक्टर है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। भारत में पिछले कुछ सालों में व्यापार के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए, जहां व्यापारिक सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जाता है। इससे होता यह है कि दुनिया का कोई भी इन्वेस्टर जब भारत में व्यापार करने आता है तो वो अपनी सुविधा के मुताबिक एरिया चुन सकता है और वहां अपना व्यापार स्थापित कर सकता है। इसके साथ ही UPI जैसी डिजिटल क्रांति दुनिया के तमाम इन्वेस्टर्स को भारत पर भरोसा करने की एक बड़ी वजह बनती है, क्योंकि इससे ये साफ दिखता है कि भारत नई टेक्नोलॉजी को दुनिया में सबसे बेहतर तरीके से अपनाता है। और पांचवा फैक्टर है इन्वेस्टर नॉट चीयर लीडर, यानी भारत में जो भी इन्वेस्टर आते हैं वो सिर्फ भारतीय बाजार की मजबूती के लालच में नहीं आते, बल्कि उन्हें भारत में टैलेंटेड युवाओं की फौज मिलती है, जिससे उनका प्रोडक्ट और बेहतर हो जाता है। उन्हें अपने प्रोडक्ट के ट्रायल के लिए भारत का विशाल और मजबूत बाजार मिलता है, और इन सब की वजह से वो लंबे वक्त तक भारत में अपने व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ा सकते हैं। भारत में FDI यानी कि विदेशों से होने वाले निवेश के आंकड़ों को देखें तो साल 2000 से 2023 तक भारत में 953 बिलियन $US का निवेश हुआ, जिसमें 2014 से 2023 के बीच ही 596 बिलियन $US का निवेश आया।
यानी कि 23 सालों के विदेशी निवेश की तुलना करें तो सिर्फ पिछले 9.5 साल में ही 65% विदेशी निवेश भारत में हुआ है। और अगर सबसे ज्यादा निवेश करने वाले देश की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा विदेशी निवेश मॉरिशस से आया। कुल विदेशी निवेश का 25% मॉरिशस से आया। इसके बाद सिंगापुर में 23% विदेशी निवेश हुआ, 10% अमेरिका, 7% नीदरलैंड्स और जापान से 6% विदेशी निवेश हुआ। देश और दुनिया के तमाम आर्थिक जानकार भारत को उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं। वजह है भारत के पासपोर्ट का बढ़ता पावर। अभी मलेशिया ने भी भारतीय पासपोर्ट धारकों को 1 महीने तक बिना वीजा रहने की अनुमति दी है। यानी भारत वो देश है जहां व्यापार के साथ ही साथ एक ऐसे सिस्टम, सभ्यता की गारंटी मिलती है जो सबको एक परिवार की तरह रखता है, जहां गलाकाट प्रतियोगिता की जगह व्यापार के लिए एक सुरक्षित वातावरण मिलता है। और यही वो फैक्टर है जो भारत को एक आर्थिक सुपर पावर के रूप में स्थापित करने की बड़ी वजह बनती है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात तूफान मिचोंग ने दक्षिण भारत से लेकर आसपास के कई राज्यों में भारी तबाही मचाई। तमिलनाडु में चेन्नई से लेकर नेल्लोर तक मिचोंग की तबाही की तस्वीरें डराने वाली हैं। और इस दौरान चेन्नई शहर में मगरमच्छ सड़कों पर घूमते नजर आए, जबकि एयरपोर्ट पर पानी भरने से उड़ानें रद्द करनी पड़ी। पानी भरने से चेन्नई एयरपोर्ट भी बंद करना पड़ गया था। तूफान और उसके बाद हुई मूसलाधार बारिश से तमिलनाडु सरकार ने कई जिलों में स्कूल और कॉलेजेस की छुट्टी घोषित कर दी है। मिचोंग का कहर, पानी पानी हुए शहर। तबाही बेहिसाब, सैलाब ने ढाया गजब। जलमग्न हुए आशियाने, तस्वीरें लगी डराने। आया महातूफान, कुदरत का कोहराम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मिचोंग महातूफान से आई तबाही देखने पहुंचे। हजारों लोगों के आशियाने पानी में डूब चुके हैं। न बिजली है न पानी, सड़कें दरिया बन चुकी हैं और रनवे भी पानी में डूब गए। गाड़ियां पानी में बही, जिंदगी भर की कमाई पानी में बह गई। शुरुआती अंदाजे के मुताबिक राज्य की 35,000 प्रमुख सड़कों में से 20,000 अब भी पानी में डूबी हैं। मूसलाधार बारिश और बाढ़ से प्रभावित चेन्नई और इनके आसपास के इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सचिवालय में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से मुलाकात की और अफसरों से नुकसान और राहत कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन भी रक्षा मंत्री के साथ मौजूद थे। हालात को देखते हुए मोदी सरकार ने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के लिए राहत पैकेज दिया, जिसमें राज्य आपदा राहत कोष की दूसरी किस्त से आंध्र प्रदेश को 493 करोड़ 60 लाख रुपए और तमिलनाडु को 450 करोड़ रुपए एडवांस जारी कर दिए गए। Honorable Prime Minister had directed Ministry of Home Affairs to release the second installment of 450 crore to the Tamil Nadu State Disaster Response Fund. The first installment of the central share to the SDRF amounting to rupees 450 crore had been released earlier. Since the problem of urban floods has been repeatedly discussed by the Chennai in recent years, Government of India has approved a central funding of 500 crore for urban flood management activities under Chennai Basin Project. Thank you very much. मिचोंग के कारण तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे चेन्नई और आसपास के तिरुवल्लुर, कांचीपुरम और चंगलपेट जिलों के उपनगरों में पानी भर गया। इन हालातों में लोगों की परेशानी बढ़ गई। आसपास के इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। डिंडीगुल जिले में कोडाई कनाल पहाड़ियों पर झरने भी उफान पर हैं। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर केंद्र से तत्काल 5,060 करोड़ रुपए की मदद मांगी थी और केंद्रीय टीम भेजने की अपील भी की थी।
तमिलनाडु में मिचोंग तूफान से सबसे ज्यादा तबाही हुई है। भारी बारिश ने चेन्नई में आई बाढ़ की याद लोगों के दिलों में फिर से जिंदा कर दी। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य चला रही है। शहरों में जमा पानी को बाहर निकालने के लिए मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई। वेलाचेरी और पश्चिम तांबरम के कुछ हिस्सों में वाटर लॉगिंग वाले इलाके में पीड़ितों के लिए राशन के पैकेट हवाई जहाज से गिराए गए। मनाली में लगभग 15,000 लोगों के लिए पीने का पानी, दूध का पाउडर, चादर और राशन भेजा गया। सीएम एमके स्टालिन ने एक्स पर पोस्ट किया कि चेन्नई के उपनगरों में बाढ़ का पानी अभी भी भरा है। हर किसी को खाना और दूध जैसी जरूरत की चीजें मिले, इसके लिए कई लोग फील्ड में काम कर रहे हैं। हम उस उम्मीद के साथ अपना फील्ड वर्क जारी रख रहे हैं कि स्थिति जल्द ही बेहतर हो जाएगी। इससे पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने खुद चेन्नई के पास वाले इलाके का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रभावित लोगों को खाना भी बांटा, लेकिन हालात अब भी बुरे हैं, जिसे देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने इन जिलों के कई हिस्सों में भीषण बाढ़ के कारण चेन्नई, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम और चेंगलपट्टू में सभी स्कूल्स और कॉलेजेस में छुट्टी घोषित कर दी। 6 तालुकू पल्लावरम, तांबरम, वंडालुर, थिरुपुरूर, चेंगलपट्टू और थिरुकाचुकुंड्रम में स्कूल और कॉलेज बंद रहे। इसके अलावा कांचीपुरम के कुंद्राथूर और श्री पेरम्बदूर ब्लॉक में भी स्कूल और कॉलेज बंद रखे गए। इसके साथ ही छमाही परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई। मिचोंग तूफान 5 दिसंबर मंगलवार आंध्र प्रदेश में नेल्लौर और मछलीपट्टनम के तट से टकराया था। तब से हालात काबू में नहीं आ रहे हैं। इस दौरान 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। 36 घंटे से ज्यादा समय तक भीषण बारिश हुई और 100 से ज्यादा जगहों पर पेड़ गिर गए। तबाही की आशंका के मद्देनजर केंद्र और राज्य सरकारों ने पहले ही एहतियाती इंतजाम किए थे। इस दौरान एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। भारतीय वायुसेना तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है, जबकि अलग अलग एजेंसीज के जरिए अब भी राहत सामग्री भेजी जा रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 5-5 यूनिट राहत कार्यों में जुटी हुई है। 9,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया कि मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने चक्रवात मिचोंग के कारण अपने प्रियजनों को खो दिया। मेरी प्रार्थनाएं इस चक्रवात के मद्देनजर घायल और प्रभावित लोगों के साथ हैं। अधिकारी प्रभावित लोगों की सहायता के लिए जमीन पर अथक प्रयास कर रहे हैं और स्थिति पूरी तरह सामान्य होने तक अपना काम जारी रखेंगे। Prime Minister Shri Narendra Modi will personally oversee the response to the current crisis and has spoken to the CM Honorable Stalin also. He has asked Minister of Home Affairs and the Cabinet Secretary to deploy all necessary resources, human and material necessary resources for assisting the people of Tamil Nadu. I have also been directed by the Prime Minister to personally monitor the situation here and the appropriate response required. Army, Navy, Air Force, Coast Guard, Meteorological Department, NDRF, all central agencies have been doing the best they can to mitigate to the current crisis. महातूफान मिचोंग से 5 राज्यों पर असर पड़ा है। पूर्वी तट के 5 राज्यों में भारी बारिश हुई। तूफान के पुडुचेरी, तेलंगाना, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा परेशान है। तूफान को मिचोंग नाम म्यांमार ने दिया। इसका मतलब होता है ताकत और लचीलापन। साल 2023 में बंगाल की खाड़ी में आया ये चौथा तूफान है। हिंद महासागर में ये इस साल का छठा चक्रवात है। इंडिया मेनलैंड में पहुंचने से पहले तूफान मिचोंग ने अंडमान निकोबार में भी भारी तबाही मचाई। अंडमान में तूफान की वजह से 40 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हुई और जगह जगह पेड़ भी गिरे। साल 2023 में भारत के तट से टकराने वाला मिचोंग दूसरा तूफान है। इससे पहले 15 जून को तूफान बिपरजॉय गुजरात के कच्छ में टकराया था। इस दौरान 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। 7 मई को बंगाल की खाड़ी में मोका तूफान आया जो म्यांमार के तट से टकराया। इस तूफान के चलते ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश हुई थी। 21 अक्टूबर को अरब सागर में उठा चक्रवात ओमान की तरफ मुड़ गया था। भारत के दोनों तटों पर तूफानों की संख्या बढ़ने के पीछे ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ा कारण है। तापमान में बढ़ोतरी की वजह से तूफानों का खतरा बढ़ गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि हिंद महासागर का औसत तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। अरब सागर का तापमान भी 1.2 डिग्री से ज्यादा बढ़ा। ग्लोबल वार्मिंग के कारण अरब सागर के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। इस वजह से पहले के मुकाबले ज्यादा तूफान बन रहे हैं।
अरब सागर के लिए नया ट्रेंड है। ट्रेंड को देखकर पता चला है कि देश के लिए दोनों तरफ से प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ गया है। माना जा रहा है कि मिचोंग से आंध्र प्रदेश में स्ट्रक्चरल डैमेज हो सकता है।